हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रेसिडेंट स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10th का ही चैप्टर है। कल एक वीडियो में पढ़ चुके थे क्या, डिस्टेंस फार्मूला, उस पर कुछ बेसिक्स क्वेश्चन कर चुके थे। आज डिस्टेंस फार्मूला का ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में देखिए। अब कोई एक जैसे 3 कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3 0, बी है 6 4 और सी है -1 3। ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इस कोऑर्डिनेट्स को दे करके ये पूछ रहा है कि बताइए कि ये सब प्रूफ करना है सो दैट कि ये सब जो है वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये सब जो पॉइंट्स है ये सब किसी राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिक्स है। तो ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हम प्रूफ कर देंगे। उसके बाद आल्सो प्रूफ दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये प्रूफ करना है। पहला क्या प्रूफ करना है इसमें कि ये प्रूफ करना है कि ये वर्टिक्स है किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का। और दूसरा इसमें और प्रूफ क्या करना है कि ये जो है ये वर्टिक्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जो कि आइसोसेलेस भी है। तो एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होगा। तो ए बी सी इस तरीके से कि ए बी सी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या प्रूफ है, एक यही प्रूफ है कि एक ऐसा ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री हो, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री होगा तो हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। नहीं तो दूसरा हम तरीके से तब बोल सकते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो या सब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो। मतलब क्या कि इसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। इस तरीके से हम इसके हेल्प से ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे। ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस, बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस और ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस। इसमें तो हम मान लिए हैं कि ए से लेकर के सी तक ये हाइपोटेनस है और ए से लेकर के बी तक हमारा परपेंडिकुलर है और बी से लेकर के सी तक बेस है। अब इसमें हमको ये नहीं पता कि बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है, कौन क्या है। तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पे जो भी है ए से लेकर के बी तक डिस्टेंस निकाले, बी से सी तक निकाले, ए से सी तक निकाले। अब ये तीनों जो डिस्टेंस होगा इसमें कोई ना कोई एक सबसे बड़ा होगा। अब जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम हाइपोटेनस बोल देंगे। जैसे कोई एक डिस्टेंस जो है, मान लीजिए बीसी ही डिस्टेंस आया सबसे बड़ा, तो जो सबसे बड़ा है वो हाइपोटेनस हो गया। अब वो हाइपोटेनस हो गया, इसका मतलब बाकी जो दो छोटा छोटा हो गया उसको जोड़ करके स्क्वायर करेंगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा ना चाहिए। तो कर लेते हैं पहले, यहाँ से हम पहले, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और दूसरा क्या, वर्टिक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। यानी ए बी बी सी ए सी ये तीनों में से कोई दो साइड जो है इक्वल होगा। जब ये इक्वल हो जाएगा तो ऐसे टाइप के ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मेन काम हुआ क्या कि हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ए बी का, बी सी का, ए सी का। तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगा √ ए से लेकर के बी तक, यानी 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मिटा देते। तो 6 - 3 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 4 इस तरीके से √25 यानी ये 5 आ गया। ए बी कितना आ गया, 5। अब बी सी देख लेते हैं, बी सी कितना आता है, बी से लेकर के सी तक, यानी -1 - 6 स्क्वायर √(-1 - 6 स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, -1 और -6 ये दोनों मिलकर के 7 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया प्लस
3 और -4 मिल लग करके -1 हो गया, माइनस का स्क्वायर 1 हो गया। तो इस तरीके से ये √50 हो गया। अब ये √50 है तो इसको 5√2 लिख सकते हैं, मतलब 50 को लिख सकते हैं क्या 25 × 2। अब ये 25 जो है बाहर आ गया 5 बन करके, तो 5√2 इस तरीके से इसको लिख दिए। तो B से लेकर के C तक का भी लेंथ आ गया। अब AC कितना आएगा, A से लेकर के C तक, ये A है और ये C है, तो A से लेकर के C तक, तो C -1 -3 +3 -0 का स्क्वायर। तो -1 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर तो 16 होगा। अब +3 -0, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया कितना 25। तो कितना आया वैल्यू 5। अब हम AB BC AC ये तीनों निकाल चुके हैं। अब ये राइट ट्रायंगल का साइड राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो सबसे बड़ा तो यही है, सबसे बड़ा यही है, बिगेस्ट साइड। यानी हम इसको, अगर हमको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, यानी इसको बोल देंगे हाइपोटेनस जो सबसे बड़ा है। अब बाकी जो दो गो होगा बेस होगा। यानी राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो हमको यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर होना चाहिए। AB का स्क्वायर नहीं, ये गलत हो गया, AB और AC, AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर जोड़ करके BC के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी 25। तो BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5√2 को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो इधर हो गया 25 25 50, तो 50 = 50। यानी जब हम बेस और परपेंडिकुलर को जोड़े तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो गया। इसलिए हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी और ये को और पूछ रहा था कि ये पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए कि दो साइड इक्वल होना चाहिए। तो एक ABC एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें AB और AC ये दोनों 5-5 यूनिट है, यानी इसका दो साइड इक्वल है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस भी है, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस भी है। तो इसी टाइप के होते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन बता दिए हैं, इसके बेसिस पे अगर हम हिंट दे देंगे तो बाकी क्वेश्चन जो है लगभग बन जाएंगे। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या, इसी में ज्योमेट्री बेस्ड, फिर से एक ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट, मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। जैसे कोई एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स A दे दिया, B दे दिया, अब C दे दिया। A B C का कुछ न कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, C का कुछ न कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि ये जो है ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स है ये प्रूफ कीजिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब हमको दिखाना पड़ेगा इसमें कि कोई दो साइड जो है बराबर होना चाहिए। अब AB इक्वल टू हो सके BC हो जाए, या फिर BC इक्वल टू AC हो जाए, या फिर AB इक्वल टू AC हो जाए। यानी हम यहाँ से AB का वैल्यू A से लेकर के B तक का वैल्यू, B से लेकर के C तक का वैल्यू, या फिर A से लेकर के C तक का वैल्यू, ये हम तीनों डिस्टेंसेस निकाल लेंगे। अगर ये दोनों में कोई दो साइड जो है इक्वल हो जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड जो है इक्वल हुआ। यानी कोई एक तीन कोऑर्डिनेट दे दिया ABC, अब ये तीनों कोऑर्डिनेट का दिया हुआ है, हम डिस्टेंस निकालेंगे AB BC AC। अगर ये तीनों इक्वल आ गया, ये जो है ये तीनों इक्वल आ गया। अब ये तीनों इक्वल आ गया मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया इसका मतलब क्या कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई एक ऐसा ट्रायंगल बोला, जैसे ये अभी सबसे पहला क्वेश्चन वही देखिए, एक ऐसा ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल भी है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए हमको उसमें पाइथागोरस थ्योरम सब सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। यानी दो छोटे वाले साइड को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। और उसको आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए क्या कि उसमें कोई भी दो साइड जो है इक्वल आ गया तो हम वो बोल सकते हैं कि वो जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
तो ये दूसरे टाइप का हो गया। अब एक क्वेश्चन है जहाँ पे कि 3 वर्टेक्स से पहले तो ये प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करा देंगे। अगर कोई दो साइड इक्वल हो गया तो इसको आइसोसेलेस भी कर देंगे। अब इसमें और कैलकुलेट करना हो जाता है क्या, एरिया। तो ए का कोऑर्डिनेट है -5 6, बी का कोऑर्डिनेट है 3 0 और सी का कोऑर्डिनेट है 9 और 8। तो हम पहले इसमें से डिस्टेंस निकाल लेंगे क्या, ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा, √3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर, इतना। तो ये हो गया कितना, 3 माइनस 5 यानी 3 + 8, 8 का स्क्वायर कितना 64। तो 64, ये 0 - 6 - 6 का स्क्वायर कितना 36। तो ये 36, इस तरीके से √100 हो गया और इसका वैल्यू 10 हो जाएगा। अब बी सी का वैल्यू, बी से लेकर के सी तक का, यानी 9 - 3 का स्क्वायर √9 - 3 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर, 8 - 0। तो 9 - 3 तो 6 होता है, 9 - 3 6 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ये भी हो गया √100, यानी यहाँ से ये आ गया 10 यूनिट। ठीक है, अब लेते हैं ए से लेकर के सी तक की डिस्टेंस। तो ए से लेकर के सी तक की डिस्टेंस, तो ए सी, तो ये कितना हो जाएगा, √9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 8 - 6 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 5 यानी 9 + 5 हो गया, 9 + 5 14, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 8 - 6 2 का स्क्वायर 4, यानी ये हो गया कितना, √200, यानी इसको लिख सकते हैं 10√2। अब ये हम तीनों साइड निकाल चुके हैं, ए बी बी सी ए सी। पहले तो ये प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हमको दिखाई दे ही रहा है कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। तो ये बोल सकते हैं कि इन दिस ट्रायंगल ए बी एंड बी सी साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस ट्रायंगल कैन बी कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये बोल सकते हैं। उसके बाद हमको प्रूफ करना है राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो साइड इक्वल है। उसके बाद हमको प्रूफ करना है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, यानी p² + b² = h² होना चाहिए। अगर इतना हो जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हाइपोटेनस तो हमेशा बड़ा होता है, यानी हाइपोटेनस हमारा यही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। तो इसको बेस बोल दीजिए, इसको परपेंडिकुलर बोल दीजिए, यानी यहाँ पे हमको ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर जो है ए सी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ए बी है कितना, 10 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, 10 का स्क्वायर, ए सी कितना हो जाएगा, 10√2 का स्क्वायर। तो ये इधर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, फिर से 10 का स्क्वायर 100 और 10√2 का स्क्वायर 200। तो 100 + 200 200 हो ही गया। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई, इसलिए हम इसको अब राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। तो ये तो प्रूफ करने का बात हुआ। जहाँ तक कि हमको प्रूफ कर क्या करना था कि प्रूफ कीजिए कि एक ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है। अब हमको इसमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है प्लस आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया, इसके चलते हम ये बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसका दो साइड जो है इक्वल हो गया, इसके चलते हम बोल सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसका एरिया निकालिए। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, तो हमको एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल = 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है जहाँ पे यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर इसको बेस बोलेंगे तो इसको हाइट बोलेंगे। हाइट कहने का मतलब ये सबसे बेस से ऊपर वाले वर्टेक्स तक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हाइट होगा, हाइट। ये हाइपोटेनस होगा, ये हाइपोटेनस का तो अभी काम नहीं है। तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, बेस तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा वाला ये हाइपोटेनस में चल गया, तो दो को बचा। तो एक ये दोनों में से कोई एक बेस है और कोई एक परपेंडिकुलर है। कंफर्म यहाँ पे थोड़ी किया गया है कि कौन है। तो मान लेते हैं कि ये 1/2 हुआ, बेस 10 है और इसका हाइट भी 10 ही है। तो 2 × 5 और 5 × 10, 5 × 10 मतलब 50। तो 50 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका एरिया भी निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन, सो दैट पॉइंट 0 A B आर द वर्टिसेस ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल। तो 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, क्या है, 0 है, A है, B है, और ये तीनों का कोऑर्डिनेट कुछ न कुछ दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये तीनों जो पॉइंट्स है ये इक्वालेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो इक्वालेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या कि इसका तीनों साइड जो है इक्वल होगा, यानी जस्ट हमको ओ ए निकालना है, ए बी निकालना है, मतलब ओ है, ए है, बी है, तो ओ ए निकालेंगे, ए बी निकालेंगे और ओ बी निकालेंगे, और अगर तीनों इक्वल आ गया तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इक्वालेटरल ट्रायंगल है। मतलब इक्वालेटरल ट्रायंगल अगर बनाएंगे ऐसे, तो ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब ओ ए बी और बी ओ ये तीनों डिस्टेंसेस जो है अगर इक्वल आ जाएंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक इक्वालेटरल ट्रायंगल है। तो ओ से लेकर के ए तक का डिस्टेंस, ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस हम निकाल देंगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट नहीं बता रहे, बस एक तरीका बता रहे हैं कि कहीं भी अगर हमको इक्वालेटरल ट्रायंगल प्रूफ करना होगा तो हम उसमें से उसके साइड डिस्टेंस निकाल लेंगे। साइड का डिस्टेंस अगर तीनों इक्वल आ गया तो हम इक्वालेटरल ट्रायंगल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अब इसी इक्वालेटरल ट्रायंगल में अगर एरिया निकालना होगा तो साइड्स तो आ ही जाएंगे। ओहो, इसी इक्वालेटरल ट्रायंगल में जैसे ओ का वर्टेक्स दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है 0 0 0 0, ए दिया हुआ है 3√3 और बी दिया हुआ है 3√-3। तो यहाँ से हम ओ ए निकाल लेंगे, ओ ए बी और ओ बी, ये तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर ये तीनों डिस्टेंस जो है इक्वल हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक इक्वालेटरल ट्रायंगल है। तो इक्वालेटरल ट्रायंगल प्रूफ हो गया। अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसका एरिया कितना होगा, तो हमको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए का वैल्यू किसी एक साइड का लेंथ रख देंगे, क्योंकि तीनों साइड तो बराबर ही होता है, कोई एक साइड का लेंथ रख देंगे, इस फॉर्मूले से इसका एरिया भी आ जाएगा। तो ये थे कुछ ट्रायंगल टाइप क्वेश्चन। अब क्वाड्रिलेटरल टाइप क्वेश्चन, तो यहाँ पे 4 वर्टिसेस देंगे। क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन में ए का कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी का कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और डी का कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। 4 पॉइंट मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमको प्रूफ करना है कि ये जो है वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है या फिर रोम्बस है या फिर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है बट ये रेक्टेंगल नहीं है। उसी तरीके से रोम्बस है बट स्क्वायर ये नहीं है। तो इस तरीके से पूछा जाएगा। तो ए बी सी डी 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जिसके बेसिस पे हमको ये प्रूफ करना है कि ए बी सी सी डी और ए डी को ज्वाइन कर देंगे तो जो फिगर बनेगा वो रेक्टेंगल होगा कि नहीं होगा। तो ए बी रेक्टेंगल होगा कि नहीं, तो हम इसका डिस्टेंस, जैसे एक किसी का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, 2 - 2 2 - 2 14 10 C 11 13 D -1
1। अब ये चारों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसके बेसिस पे ये प्रूफ वो बताना है कि ये जो चारों वर्टेक्स है ये एक रेक्टेंगल के वर्टेक्स है। तो रेक्टेंगल होने के लिए क्या है, हमको रेक्टेंगल होने के लिए हमको प्रूफ करना होता है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है कि इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो अपोजिट साइड इक्वल कर देंगे तो अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होता है। तो ये जो चारों वर्टेक्स है अपोजिट साइड इक्वल कर देंगे तो इसके बेसिस पे ये रेक्टेंगल हुआ या पैरेललोग्राम हुआ। तो इसके लिए पहले तो अपोजिट साइड इक्वल होता है तो हमको अपोजिट साइड दिखाना पड़ेगा। तो जैसे अगर कोई एक ऐसे निकाल लिए कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। हम AB डिस्टेंस निकाल चुके हैं, BC डिस्टेंस निकाल लिए, CD निकाल लेंगे, DA निकाल लेंगे। अब ये निकालने के बाद अपोजिट डिस्टेंस देखेंगे। अपोजिट डिस्टेंस कहने का मतलब इसमें क्या बन जाएगा, AB इक्वल टू CD होना चाहिए, AB इक्वल टू CD होना चाहिए और BC इक्वल टू AD होना चाहिए और BC इक्वल टू AD होना चाहिए। अगर अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है। सिर्फ इतना से ही नहीं बोल सकते हैं, अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होता है। तो इसका दूसरा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा कि इसका डायगोनल भी इक्वल होता है, डायगोनल आर इक्वल। तो इसका डायगोनल भी इक्वल होगा, यानी इसके बाद हमको B से लेकर के D तक और A से लेकर के C तक यानी BD इक्वल टू AC होना चाहिए। अगर ये दोनों पहले तो अपोजिट साइड इक्वल, अगर अपोजिट साइड इक्वल हो जाता है और डायगोनल आर इक्वल, अगर डायगोनल भी इक्वल हो जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वर्टेक्स दिया हुआ है ये रेक्टेंगल का दिया हुआ है। इसी तरीके से स्क्वायर का भी यही है कि स्क्वायर में अपोजिट साइड नहीं ऑल साइड इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर होने के लिए क्या कि ऑल साइड इक्वल होना चाहिए। तो कोई भी फिगर स्क्वायर होने के लिए क्या है प्रॉपर्टी कि उसका ऑल साइड इक्वल होगा, ऑल साइड इक्वल होगा। मतलब A से लेकर के B तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, AB इक्वल टू BC होगा, BC इक्वल टू CD होगा और CD इक्वल टू AD होगा। यानी A से लेकर के B तक का डिस्टेंस, B से C तक का डिस्टेंस, C से D तक और D से A तक डिस्टेंस, ये चारों का चारों इक्वल होगा तो हम इसको स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये सिर्फ डिस्टेंस से स्क्वायर नहीं होगा और चारों साइड तो रोम्बस में भी इक्वल होता है, तो इसका भी डायगोनल इक्वल करेंगे, डायगोनल्स आर इक्वल। तो इसका भी डायगोनल इक्वल करेंगे यानी BD इक्वल टू, इसमें भी अगर AC आ जाएगा यानी ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ये चारों वर्टेक्स जो है स्क्वायर के हैं। खैर ये चारों वर्टेक्स स्क्वायर के नहीं है क्योंकि हम एग्जांपल लिए हैं रेक्टेंगल वाला, ठीक है, लेकिन ऐसे ही 4 वर्टेक्स दिया हुआ है, हमको ये दिखाना है कि ये जो है स्क्वायर का वर्टेक्स है। तो कैसे दिखाएंगे, तो यही प्रूफ दिखाने का मतलब, प्रूफ करने का मतलब है कि उसका चारों साइड इक्वल प्रूफ कीजिए और डायगोनल को इक्वल प्रूफ कीजिए। इक्वल प्रूफ करने का मतलब कि डिस्टेंस निकालिए, अपने आप दिखाई देगा कि चारों साइड जो आया है वो इक्वल है, इसलिए हम इसको स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर डायगोनल भी इक्वल हुआ तो स्क्वायर बोलेंगे। अब पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में डायगोनल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। उसी तरीके से रोम्बस में अगर चारों साइड इक्वल हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि ये तो पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का कंडीशन है बस अपोजिट साइड जो है इक्वल होना चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। और रोम्बस का क्या है कंडीशन, रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होना चाहिए। अगर सब साइड इक्वल हो गया तो हम उसको रोम्बस बोल सकते हैं। अब कोई भी
कब, जब पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा। तो कोई 4 वर्टेक्स 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसमें जो अपोजिट साइड है इक्वल हो जा रहा है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। उसी तरीके से कोई 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसका चारों साइड निकालने पर ए से लेकर के बी तक, बी से सी, बी सी, सी डी और ए डी चारों डिस्टेंस जो है इक्वल हो गया लेकिन उसका डायगोनल इक्वल नहीं हो रहा, उस हालत में हम ये बोल सकते हैं कि फिगर जो है रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री में बनाने पे। तो सारे रेक्टेंगल कब होगा, रेक्टेंगल तब होगा जब, रेक्टेंगल कब होगा, रेक्टेंगल तब होगा जब अपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो, तो हम उसको रेक्टेंगल बोलेंगे। स्क्वायर कब होगा, जब चारों साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल होगा और डायगोनल भी इक्वल होगा, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो स्क्वायर है। और पैरेललोग्राम कब होगा, जब सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा तो हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। और रोम्बस कब बोल सकते हैं, कि जब उसका चारों साइड इक्वल हो जाएगा तब हम उसको रोम्बस बोल सकते हैं। उस रोम्बस में कोई ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल इक्वल होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसी तरीके से पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो हम उसको पैरेललोग्राम बोल देंगे। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कुछ प्रूफ करने के लिए। तो एक क्वेश्चंस लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। एक क्वेश्चन है जहाँ पे ए कोऑर्डिनेट है, जो ए जो है ये है 2 1, बी 5 2, सी 6 4, डी 3 3 3 3। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि प्रूफ करो कि ये जो है पैरेललोग्राम है, और क्या ये पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल भी है, यानी ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ए बी सी डी ये 4 कोऑर्डिनेट हुआ। अब हमको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने का मतलब क्या, कि अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। अगर अपोजिट साइड इक्वल होने के लिए हो जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये फिगर जो है रेक्टेंगल है कि नहीं है। तो रेक्टेंगल देखने के लिए हमको इस डायगोनल को देखना पड़ेगा कि अगर ये डायगोनल इक्वल हो जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है जो कि रेक्टेंगल भी है। तो देखते हैं इसका चारों डिस्टेंस निकाल करके। तो ए बी इसका कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए से लेकर के बी तक, यानी 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 5 - 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 9, और 2 - 1 1 का स्क्वायर यानी 1। तो ये हो गया कितना, रूट 10। बी सी देखते हैं, बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 6 - 5 1 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4 - 2 2 का स्क्वायर, यानी कितना, 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया कितना, रूट 5। अब ए से बी, बी से सी, सी से डी तक का देखते हैं। तो रूट अंडर ये सी है वो डी है, तो 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर। तो 3 - 6 कितना हुआ, -3, -3 का स्क्वायर 9, 3 - 4 कितना हुआ, -1, -1 का स्क्वायर 1, यानी ये कितना हो गया, रूट 10। और सी डी हो गया। अब डी से लेकर के ए तक का देखते हैं। तो डी वहाँ है, ए यहाँ पे है, यानी 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। 3 - 2 इसका मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये हो गया रूट 5। तो यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी और बी सी और डी ए इक्वल हो गया। मतलब एक ऐसा है जिसमें ए बी सी डी, ए बी कितना आया, रूट 10, ए बी
√10, BC √5, CD √10 और AD √5। तो यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल हो गया। अब ये अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है पैरेललोग्राम है। अब ये रेक्टेंगल है कि नहीं है, पैरेललोग्राम तो हो गया। अब ये रेक्टेंगल है कि नहीं है, रेक्टेंगल होने के लिए हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसका डायगोनल जो है इक्वल होना चाहिए, यानी AC इक्वल टू BD होना चाहिए। तो निकाल लेते हैं। तो AC निकाल लेते हैं, AC कितना है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है। कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 - 2 4 आया, 4 का स्क्वायर 16 आया, प्लस 4 - 1 3 आया, 3 का स्क्वायर 9 आया। तो 16 और 9 25। तो इस तरीके से ये तो 5 आ गया। और BD कितना आ गया, BD B ये है, D ये है। तो 3 - 5 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर। तो 3 - 5 कितना हुआ, 3 - 5 हुआ 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 - 2 हो गया 1। तो ये हो गया √5। तो ये आया 5 और ये आया √5, यानी AC इक्वल टू BD तो हुआ नहीं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम तो है लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है। ये जो है ये पैरेललोग्राम तो है लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है। अगर यहाँ पे डायगोनल इक्वल हो जाता तो हम ये बोल सकते थे कि पैरेललोग्राम भी है और रेक्टेंगल भी है। तो क्वेश्चंस लगभग सभी बता दिए हैं। अगर इसी में जैसे क्वेश्चन बता दिए हैं कि कौन सा, कब हम रेक्टेंगल प्रूफ कर सकते हैं, कब पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं, कब ये बोल सकते हैं कि कोई भी फिगर पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, कब ये बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम भी है और रेक्टेंगल दोनों है, कब ये बोल सकते हैं कि कोई भी फिगर स्क्वायर है रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है, या फिर कब रोम्बस और स्क्वायर दोनों है। अब इसी में एरिया पूछा जा रहा है। तो एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ पता ही है, लेंथ के जितना भी आया है और ब्रेथ जितना आया है उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया निकल जाएगा। स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, तो साइड का उसमें जितना भी स्क्वायर होगा सब तो इक्वल नहीं होगा, किसी एक को स्क्वायर कर देंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। अगर रोम्बस का होगा तो उसके 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जो डायगोनल फार्मूला होता है उसके बेसिस पे डायगोनल का लेंथ D1 और D2 दोनों पता ही है, उसके पे रख करके उसका एरिया निकाला जा सकता है। तो अब शायद इस चैप्टर में लगभग सब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। थैंक यू।